नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ICDS एकेडमी के वीडियो सेशन में। इससे पहले हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत जिसमें पॉलिटी हम कवर करने जा रहे हैं MPPSC 2020 प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथा अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी, इस सीरीज में हमने इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान सभा की विस्तृत रूप से चर्चा की है तथा उससे बनने वाले सभी प्रश्नों के किस आधार पर बन सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। अगर आपने वो पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप ICDS एकेडमी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां पर पॉलिटी सेक्शन में आपको वो सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम संसद को कवर करेंगे। संसद जो क्षेत्र है या पार्लियामेंट, ये जो टॉपिक है, ये जो सेक्शन है, काफ़ी बड़ा है। इसे हम एक वीडियो में या 1 घंटे की क्लास में कवर नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम 4 से 5 वीडियो में कवर करेंगे और इसमें आपके सभी टॉपिक्स को हम पूर्ण रूप से कवर करेंगे। तो आप देखते रहिए सीरीज को लगातार। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो टॉपिक है या हेडिंग है वो है संसद। अगर हम बात करें संसद की, तो संसद से पहले हम थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। भारत के संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान का पहला भाग अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। उसके बाद संविधान का दूसरा भाग अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक विस्तृत है, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसके बाद संविधान का तीसरा भाग जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जिसमें मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। इसके बाद भाग 4 जो है आपके अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्गीकृत या वर्णित है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 51 का, जिसमें भाग 4 का और मौलिक कर्तव्य शामिल है, यह इससे संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आपका भाग 5 आता है, जिसमें संघ एवं संघ की कार्यपालिका, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति, महान्यायवादी, ये सभी सम्मिलित है। इसके अलावा न्यायपालिका भी इसमें अनुच्छेद 124 से लेकर 137 तक मुख्यतः वर्णित है और इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भारतीय संविधान का भाग 5 है, जिसमें संसद भी सम्मिलित है। और संसद के बारे में आपको ध्यान रखना है कि संसद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक पूर्ण रूप से विस्तृत है। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, इससे संबंधित जो पीठासीन अधिकारी है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्छ, राज्यसभा अध्यक्ष, ये सभी इसमें सम्मिलित है। इन सब का वर्णन अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। तो चलिए आइए समझते हैं आगे इससे संबंधित जो सवाल बन सकते हैं। तो पहली बात, जो पहला टॉपिक देखे हम, तो संसद के गठन से
संबंधित। संसद के गठन की अगर बात की जाए तो संसद के गठन की जो जानकारी है अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में संसद के 3 अंग बताए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इसके 3 अंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है? तो अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 79 में इसकी बात या इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर हम अलग से ही इसे संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ेंगे, और आज हम संसद को पढ़ेंगे जिसमें राज्यसभा और लोकसभा की सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। राज्यसभा के जो गठन है उसकी बात अनुच्छेद 80 में और लोकसभा के गठन की बात अनुच्छेद 81 में की गई है। तो आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं एवं यह स्थायी रूप से चलने वाला सदन है, और वही लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं और यह अस्थायी सदन है जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पुनः गठित किया जाता है। भारत में अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का गठन 1952 में पहली बार किया गया था और तभी से यह लगातार चल रही है। इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 के वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि जो संसद का उसमें जो केंद्र था उसमें केंद्रीय शासन को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें राज्य परिषद के रूप में एक सदन का गठन किया गया था। आगे चलकर या वर्तमान में जो हम राज्यसभा देखते हैं वह उसी का रूप है। तो आपको ध्यान रखना है कि संसद का गठन अनुच्छेद 79, संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन एवं उच्च सदन है और लोकसभा संसद का निम्न सदन एवं अस्थायी सदन है। उसके बाद आगे बात करते हैं राज्यसभा की संरचना की। बात करें कि राज्यसभा की संरचना किस प्रकार है, तो राज्यसभा की संरचना और इसके गठन की जानकारी अनुच्छेद 80 में प्राप्त होती है। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 और वर्तमान में 245। अब ये 250 सदस्य हैं, इनकी भी बात हम कर लेते हैं। 250 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, खेल एवं विज्ञान के क्षेत्र में अपना स्थान रखते हैं, उनको इसमें नॉमिनेट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को, और ये 12 सदस्य कला, संस्कृति और अन्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करता है। उसके बाद बचे 238 या 238 जो सदस्य हैं, ये भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश जो है उनसे आते हैं। तो ये 250 सदस्यों की बात है। और जो राज्यों से सदस्य आते हैं या संघ से सदस्य जो आते हैं वो समान जनसंख्या के अनुपात में सीटें निर्धारित की गई है। उन्हीं के आधार पर जो है अनुपातिक रूप से समान जनसंख्या के लिए सीट का निर्धारण किया गया है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 245 सदस्यों की, इनमें से 229 सदस्य राज्यों से चयनित हैं, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो आपको 245 में ध्यान रखना है 229 + 4 + 12, 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र
से आने वाले और 229 सदस्य राज्यों से आने वाले। तो ये राज्यसभा की संरचना के बारे में हमने बात की है। उसके बाद अगली बात करें तो वो है लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। इन 552 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्रों से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय जो समुदाय है, एंग्लो इंडियन समुदाय है, वो सदस्य होंगे और इनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में 12 + 2 14 सदस्यों की नियुक्ति या मनोनयन होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान का संशोधन नंबर 104 है उसके अनुसार जो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षण या आरक्षित सीटों का जो उपाय या उपबंध किया गया था वह इस संविधान संशोधन में आगे रिटेन या आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इस प्रकार जो 2 सदस्यों का मनोनयन होना था वो आगे नहीं होगा। उसके बाद बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 545 सदस्य संसद में हैं, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ शासित क्षेत्र से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। लेकिन आपको ध्यान रखना है संविधान संशोधन 104 की बात हम आगे करेंगे। तो ये हमने संसद में राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, उनमें अधिकतम सदस्य, वर्तमान सदस्य, कौन सदस्य कितने कहाँ से राज्य से और संघ शासित क्षेत्र से और कितने सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, ये सब 4 बातें हमने इसमें जानी है। इसके आगे अगर हम बात करें तो चुनाव प्रणाली की, तो चुनाव प्रणाली किस प्रकार होती है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए अप्रत्यक्ष मतदान और खुला मतदान की व्यवस्था की जाती है। ओपन वोटिंग होती है इनके लिए और या इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। मतलब इसमें हम सीधे प्रत्यक्ष तौर पर वोट नहीं करते हैं या मतदान नहीं करते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का जो चयन होता है या इनके लिए वोटिंग होती है वो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य अर्थात विधायकों के द्वारा होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव होता है उसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान किया जाता है तथा गुप्त मतदान होता है। अगर हम साधारण भाषा में समझें तो जो लोकसभा के सदस्य से मतलब है सांसद जिसे हम बोलते हैं, उनके लिए वोटिंग सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है और मतदान गुप्त मतदान होता है। उसके बाद बात करें हम तो ये जो सीटें हैं राज्यसभा और लोकसभा में, इनका प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होता है। अर्थात किस राज्य को कितनी सीटें हैं उनका आधार जनगणना के आधार पर होता है। यानी 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 के बाद इनका पुनः समायोजन होगा, यानी पुनः इनमें बदलाव किया जा सकता है। चुनाव प्रणाली राज्यसभा की अप्रत्यक्ष खुला मतदान, लोकसभा की प्रत्यक्ष गुप्त मतदान। उसके बाद सीटों के आरक्षण की बात करें
तो संसद में यानी लोकसभा में जो सीटें आरक्षित है वो अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी 47 सीटें आरक्षित है। तो आपको ध्यान रखना है कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। इस प्रकार अगर देखें तो कुल मिलाकर 84 प्लस 47 131 131 जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं या आरक्षित है। तो आपसे एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है और कितनी अनारक्षित है। तो आरक्षित अगर आप हटा दें 545 में से 131 तो बाकी की आपकी अनारक्षित बच जाएगी। तो आपको बस ध्यान रखना है कि एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। अब बात करें 104वां संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी क्या खास बात है। तो 104वें संविधान संशोधन की हम बात करें तो 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया संशोधन है, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में वह 10 वर्ष के लिए यानी 2030 तक के लिए पुनः बढ़ा दी गई है। 104वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है, जो कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इनके आरक्षण का उपबंध करता है, इनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। इसमें खास बात ध्यान देने वाली है कि जो 104वां संविधान संशोधन है इसमें जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य होते थे उनके लिए आरक्षित सीटें होती थी, उन्हें आगे रिटेन यानी आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रकार लोकसभा में अब आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षण है वह समाप्त हो चुका है। इससे पहले भी 95 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें भी 10 वर्ष के लिए यह जो आरक्षण है आगे बढ़ाया गया था। तो वर्तमान में आप 104वां संविधान संशोधन ध्यान रखें। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ एक करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा सामान्यतः पॉलिटी या राज्य व्यवस्था के संबंध से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अवधि की अगर हम बात करें तो अवधि लोकसभा की सामान्यतः 5 वर्ष होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों का अर्थ है आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है और एक बार के लिए इसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और यह अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी किया जा सकता है। कब? जब आपातकाल लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपने 1975 में देखा होगा, जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था। लेकिन ध्यान देने बात जो योग्य बात है वो ये है कि जो लोकसभा का अवधि है, लोकसभा की अवधि अगर 1 वर्ष बढ़ाई गई है आपातकाल में, तो आपातकाल समाप्त होने के सिर्फ 6 माह तक ही वह मान्य होगी। मतलब कि अगर इसकी अवधि आपातकाल के समय बढ़ा दी गई हो, लेकिन आपातकाल उसके तुरंत बाद या कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, तो आपातकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा सिर्फ 6 माह तक ही रह सकती है। उसके बाद राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा निरंतर चलने वाला सदन है, यानी यहाँ पर ये
स्थायी सदन है 1992 से लगातार 52 से लगातार चला आ रहा है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बात करें सदस्य की अर्हताएं या सदस्य की जो योग्यता है उनकी बात करें तो वैसे तो सामान्यतः वही सबके लिए जो होती है, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर आसीन ना हो, इस प्रकार की जो अर्हता है वो तो आवश्यक है ही सही, लेकिन जो मुख्यतः एग्जाम में पूछी जाती है वो है इनके लिए सदस्य बनने के लिए जो उम्र है या आयु है उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आवश्यकता होती है। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर आसीन न हो, मानसिक रूप से विकृत न हो, तो वह लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है, अर्थात वह सांसद बनने के लिए योग्य हो जाता है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य के लिए अगर आपको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपको 30 वर्ष की उम्र आवश्यक है, अर्थात आपकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, तभी आप राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो सदस्य की अर्हता में आपको इनकी आयु याद रखनी, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अगली अगर हम बात करें तो स्थानों की रिक्ति, इन लोकसभा या राज्यसभा में जो स्थान रिक्त होते हैं वो किन कंडीशनों में या किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में इनके स्थान या इनकी सीट खाली हो सकती है। तो पहली जो टॉपिक है वो है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है वो राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया हो, कोई व्यक्ति लोकसभा में 2 सीटों के लिए चुन लिया गया हो, या कोई व्यक्ति राज्यसभा में 2 सीटों के लिए चुन लिया गया हो। इस प्रकार वह 2 सदस्यताएं एक साथ नहीं ग्रहण कर सकता। इस प्रकार अगर वह व्यक्ति किन्हीं 2 स्थानों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह कौन सी सीट खाली करना चाहता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है और वह अगर लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसकी लोकसभा से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, और यदि एक ही सदन के 2 स्थानों के लिए चुन लिया जाता है और वह नहीं बताता तो इस प्रकार उसके लिए दोनों सीटें खाली मान ली जाती हैं। इसके बाद दूसरी है उससे संबंधित कोई निर्भरता हो, यानी वह उसके लिए योग्य ना हो। इस आधार पर भी जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत अगर वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है तो इसमें भी उसकी सीट जो है खाली हो सकती है। इसके अलावा वह पद त्याग कर सकता है, यानी रिजाइन कर सकता है, रिजाइन करने के कारण भी स्थान खाली हो सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, अब्सेंट की कंडीशन में या अनुपस्थिति की कंडीशन में भी सीट खाली हो सकती है, और इसके लिए अगर आप 60 दिन बिना अनुमति के अब्सेंट रहते हैं या अनुपस्थित रहते हैं सदन से तो आपकी जो सीट है वह खाली हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने दिनों की अनुपस्थिति पर सदन में या संसद में सदस्यता या इसके स्थान की रिक्ति हो जाती है, तो 60 दिनों में। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे दल बदल के आधार पर उसके स्थान की रिक्ति हो सकती है, न्यायालय द्वारा उसके चुनाव को या चयन को अमान्य घोषित किया गया हो, या फिर कोई अन्य कारण। तो इस प्रकार स्थानों की रिक्ति भी हो सकती है। उसके बाद शपथ या प्रतिज्ञान की बात करें तो शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, या राष्ट्रपति अगर नहीं उपलब्ध है तो राष्ट्रपति द्वारा कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति द्वारा उस कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो इनको शपथ दिलाता है।
प्रत्येक व्यक्ति जो सदन का सदस्य हो, चुना गया हो, यानी या तो लोकसभा का या राज्यसभा का, वह शपथ अवश्य लेता है और वह शपथ भारत के संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सत्यनिष्ठा की इत्यादि शपथ लेता है। अगर कोई सदस्य बिना शपथ लिए सदन की कार्यवाही में भाग लेता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद इनके वेतन एवं भत्ते की अगर बात करें तो इनके वेतन और भत्ते जो इनके होते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और समय समय पर संसद द्वारा इनका अपडेशन होता है या अद्यतन होता है और इसी आधार पर इनको भारत की संचित निधि से इनके वेतन एवं भत्ते एवं अन्य विशेषाधिकार जो परिलब्धियाँ होती है वो प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार ये हमने जाना संसद के गठन के बारे में। इसके बाद अगले लेक्चर में हम या अगले जो टॉपिक है अगले वीडियो में हम संसद के पीठासीन अधिकारी के बारे में बात करेंगे या पीठासीन अधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा और आप उसे देख सकते हैं। संसद के गठन की बात करें तो संसद में 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति की बात हम अलग से चर्चा करेंगे और अनुच्छेद 79 आपको ध्यान रखना है, संसद के गठन से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 80 राज्यसभा से उच्च सदन, लोकसभा से 81 निम्न सदन। राज्यसभा की संरचना अधिकतम सदस्य 250, वर्तमान सदस्य 245 और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत इनमें किया जाता है। उसके बाद लोकसभा की संरचना की बात करें तो 552 सदस्य अधिकतम और वर्तमान में सदस्य 545। 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 104 के बाद यह प्रावधान अब अस्तित्व में नहीं है। उसके बाद बात की जाए चुनाव प्रणाली की तो राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा खुला मतदान होता है और लोकसभा प्रत्यक्ष गुप्त मतदान के द्वारा। लोकसभा के जनगणना के बाद इनके जो स्थान होते हैं पुनः समायोजित किए जाते हैं। उसके बाद आरक्षण की बात हमने की तो 104वें संविधान संशोधन SC और ST के लिए जो आरक्षण है उसको आगे फिर 10 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान करता है और कुल मिलाकर 84 + 47 SC और ST के लिए सीट आरक्षित है, यानी कुल 131 सीटें आरक्षित की गई है। उसके बाद अवधि की बात करें तो लोकसभा 5 वर्ष, लेकिन आपातकाल में 1 वर्ष के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद सिर्फ 6 माह तक ही लागू रहता है। राज्यसभा की बात करें तो निरंतर सदन है, 1952 में गठन हुआ था, तब से यह चलता आ रहा है। अर्हता है लोकसभा के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष आवश्यक है। स्थानों की रिक्ति बता ही चुके हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर दोहरी सदस्यता होती है तो व्यक्ति को 10 दिनों के अंदर एक सीट खाली स्वेच्छा से करनी होती है और अनुपस्थिति की अवस्था में 60 दिन के लिए बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। उसके बाद शपथ इनको राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। बिना शपथ के कार्रवाई में भाग लेने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वेतन भत्ते की बात करें तो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने संसद के बारे में सामान्य चर्चा की है और इससे संबंधित जो प्रश्न बनने होते हैं उन सब टॉपिक्स को हमने इसमें कवर किया है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को भी बताएं। इस लॉकडाउन में आपके जो सिलेबस है उससे संबंधित टॉपिक्स है उन्हें हम कवर कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।